गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देशराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जो अपना चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्तों उनके सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर करें। और दोस्तों, आपका प्यार इस प्रकार बना रहा तो प्रतिदिन नया से नया वीडियो आता रहेगा। दोस्तों, जो अपने कल तक जो पढ़ चुके थे उसमें आज आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो अपने रोग पढ़ रहे थे अर्जित या उपार्जित, वो 4 प्रकार से होते हैं। होते तो 2 प्रकार के हैं, होते कितने प्रकार से हैं? 4। और चारों प्रकार जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, चारों प्रकारों की मैं आपको ट्रिक बता चुका था। और ऐसी दांसू ट्रिक थी दोस्तों, ये मेरे को कन्फर्म वादा है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी को याद हो गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छी विषय वस्तु आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो अपन पढ़े थे कल तक कि जीवाणु की ट्रिक बताई थी। के हाई स्कूल में एनपी के साथ 3 टाइम ग्रुप डिस्कस करता है। तो दोस्तों, कल तक तो अपने ट्रिक का पता लगाया। आज जीवाणु से होने वाले एक रोग के बारे में अपनी जानकारी से विस्तार से पढ़ेंगे। अब दोस्तों, आज अपन जो रोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, पहला रोग था उसमें काली खांसी। तो दोस्तों, आज अपन जो रोग पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? काली खांसी। दोस्तों, इस काली खांसी का दूसरा नाम है कुक्कर खांसी। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? कुक्कर खांसी। इसका दूसरा नाम कुक्कर खांसी है। इसी का तीसरा नाम है दोस्तों इसका परट्यूसिस। क्या नाम है इसका? परट्यूसिस। और दोस्तों, इसी का चौथा नाम, इसी का कौन सा नाम है? चौथा नाम है दोस्तों इसका सोडेज कफ। क्या नाम है इसका? सोडेज कफ। अब देखो दोस्तों, सोडेज कफ दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की काली खांसी हो जाती है उसके लगभग दोस्तों 100 दिन तक, कितने दिन तक है? 100 दिन तक बेटा चलती रहती है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सोडेज कफ। या इसी का 5वां नाम है दोस्तों वुपिंग कफ। क्या नाम है इसका? वुपिंग कफ। या इसका 6वां नाम है दोस्तों थोती खांसी। कौन सी खांसी? थोती खांसी। या दोस्तों, इसको अपन कह सकते हैं सूखी खांसी। कौन सी खांसी कह सकते हैं? सूखी खांसी। कौन सी खांसी? सूखी खांसी। अब देखो दोस्तों, इसको इतने नामों से जाना जाता है। हाँ जी, तो देखो दोस्तों, बारी बार से एक बार फिर पढ़ते हैं। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? कुक्कर खांसी। इसी का तीसरा नाम क्या है? परट्यूसिस। इसी का चौथा नाम क्या है? सोडेज कफ। इसी का 5वां नाम क्या है? वुपिंग कफ। इसी का 6वां नाम क्या है? थोती खांसी। ये इसको अपन कहेंगे सूखी खांसी। इन नामों से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको पूरे नाम पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल काली खांसी या कुक्कर खांसी ये तो ऑप्शन में आता ही नहीं है। न जाने या तो परट्यूसिस मिलेगा, या वुपिंग कफ मिलेगा, या सोडेज कफ मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो काली खांसी है ये कौन से जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होती है? तो दोस्तों, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दोस्तों, ऐसे कैसे आपको नकल मारनी है, अपना दिमाग है नहीं लगाना। अब देखो दोस्तों, जो काली खांसी है, काली खांसी का जीवाणु। अब देखो दोस्तों, ये काली खांसी होती है कौन से जीवाणु के कारण होती है? ये होती है हीमोफिल्स बेसिलस। कौन से जीवाणु के कारण है? हीमोफिल्स बेसिलस नामक जीवाणु के कारण क्या होती है? काली खांसी। अगर दोस्तों आपको याद नहीं हो रहा तो इसकी एक ट्रिक है जो आप अपने साइड में लिख लेना, हीमोफिल्स बेसिलस। अगर याद नहीं हो रहा तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक होगी वो ये होगी, हेमंत बेसी को पटाने से काली खांसी हो गई। हेमंत ने किसको पटाया? बेसी को। और बेसी को पटाते ही क्या हो गई? काली खांसी। हेमंत से हो गया हेमोफिल्स और बेसी से क्या हो गया? बेसिलस। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो इसका दूसरा ऑप्शन मिलेगा बोर्डेटेला परट्यूसिस। क्या मिलेगा? बोर्डेटेला परट्यूसिस। दोस्तों, ये 2 जीवाणु कौन से? हेमोफिल्स बेसिलस या बोर्डेटेला परट्यूसिस। अब आपने देखा होगा कि इसका नाम ही परट्यूसिस पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि बैक्टीरिया कौन सा है? परट्यूसिस। तो जो काली खांसी है हेमोफिल्स बेसिलस या बोर्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। अब देखो दोस्तों, काली खांसी में प्रभावित अंग, इस रोग के अंदर हमारी बॉडी का, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
अब आपने देखा होगा जब खांसी चलती है दोस्तों, तो खांसी के अंदर प्रभावित होती है श्वसन नली। क्या प्रभावित होती है? श्वसन नली। अगर दोस्तों श्वसन नली नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया। अगर दोस्तों ये भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा गला। क्या मिलेगा? गला। तो दोस्तों काली खांसी में प्रभावित क्या होती है? श्वसन नली, या अपन क्या बोलेंगे इसको? ट्रेकिया या फिर गला। अब काली खांसी के लक्षण, काली खांसी के लक्षण। अब दोस्तों जो काली खांसी होती है, इसके लक्षण क्या होती है? लगातार, क्या होती है? लगातार खांसी के साथ कफ, लगातार खांसी के साथ कफ। अब दोस्तों जैसे जैसे लगातार खांसी चलेगी, उसके साथ इंसान की क्या आएगा? कफ। अब दोस्तों जो काली खांसी है, काली खांसी के अंदर दोस्तों इसका टीका, अब देखो काली खांसी के अंदर टीका लगता है डीपीटी का। किसका टीका लगता है? डीपीटी का। दोस्तों डीपीटी का टीका लगता है, ये लगता है जन्म पर। कब लगता है टीका? जन्म पर। जब दोस्तों माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय बच्चे के 2 टीके लगते हैं, एक तो कंधे पे लगता है, एक ही जांघ पे लगता है। तो जो टीका होता है दोस्तों डीपीटी का टीका कब लगता है? जन्म पर। दोस्तों ये 2 टीके में एक होता है बीसीजी का, एक होता है डीपीटी का। बच्चे के जन्म के 24 घंटे बाद दोस्तों ये टीका लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डीपीटी का टीका लग रहा है, बीसीजी का टीका लग रहा है, ये बच्चे के जन्म के 24 घंटे बाद। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी बॉडी में दोस्तों बैक्टीरिया नहीं पनप पाते। तो बैक्टीरिया जब एंटी बैक्टीरिया से क्रिया करेगा दोस्तों, तो उस समय बच्चे को फीवर आ जाता है, बच्चे को क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। तो दोस्तों जब बच्चा श्वसन क्रिया करेगा, तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा होंगे, इसलिए उसके जन्म के 24 घंटे बाद क्या लगाया जाता है? टीका। तो काली खांसी में कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का, जन्म पर या फिर 6, 10 और 14 सप्ताह पर। 6, 10, 14 सप्ताह पर। अगर दोस्तों 6, 10, 14 सप्ताह पर नहीं लगा रहे हो, तो टीका लगता है 5, 10, 15 वर्ष। 5, 10, 15 वर्ष। इस 5, 10, 15 वर्ष पर दोस्तों लगता है बूस्टर खुराक। कौन सी खुराक लगती है? बूस्टर खुराक। ये जो बूस्टर खुराक है दोस्तों, ये 5 वर्ष पर तो लगती है बूस्टर फर्स्ट। 5 वर्ष पर तो कौन सी लगती है? बूस्टर फर्स्ट। और 10 वर्ष पर लगती है बूस्टर सेकंड, और 15 वर्ष पर लगती है बूस्टर थर्ड। तो दोस्तों डीपीटी का टीका कब लगता है? जन्म पर, या फिर 6, 10, 14 सप्ताह पर, या फिर 5, 10, 15 वर्ष पर। 5, 10, 15 वर्ष पर कौन सी खुराक लगेगी? बूस्टर खुराक। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डीपीटी है, इस डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डी से होता है डिप्टीरिया। डी से क्या होता है? डिप्टीरिया। दोस्तों जो डिप्टीरिया रोग होता है, ये डिप्टीरिया रोग आप इसके मामले में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पी से होता है दोस्तों पर्ट्यूसिस। पी से क्या होता है? पर्ट्यूसिस। तो आपने देखा होगा काली खांसी का नाम ही क्या है? पर्ट्यूसिस। क्योंकि दोस्तों काली खांसी का जीवाणु है हीमोफिल्स बेसिलस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो पी से क्या हो गया? पर्ट्यूसिस। और टी से क्या हो गया? टिटनेस। टी से क्या हो गया? टिटनेस। तो दोस्तों एक टीका है, टीका एक है, और कितने बीमारियों में काम कर रहा है? 3। एक टीका और कितनी बीमारियों में काम कर रहा है? 3। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने के बाद यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नोट और मोस्ट। दोस्तों ये जो नोट है ये बहुत मुख्य है दोस्तों। नोट अपन पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे? ब्रोंकाइटिस रोग। अब दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो श्वसन नली होती है, इस श्वसन नली को तो अपन बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। जबकि ब्रोंकाइटिस रोग होता है दोस्तों, इस ब्रोंकाइटिस रोग में प्रभावित होती है श्वसन नलिकाएं। क्या प्रभावित होती है? श्वसन नलिकाएं। दोस्तों श्वसन नलिकाएं अलग होती है, श्वास नली अलग होती है। जो श्वास नली होती है वो आगे आके 2 भागों में विभक्त होती है, वो कहलाती है श्वसन नलिकाएं। अब दोस्तों श्वसन नलिकाओं से जुड़ी होती है कोशिकाएं। या आपको मैं जब श्वसन तंत्र बताऊंगा वहां बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, वहां पर डायग्राम भी पढ़ेंगे और वहां इसके बारे में एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग में श्वसन नलिकाएं प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? श्वसन नलिकाएं प्रभावित। और दोस्तों ये श्वसन नलिकाएं प्रभावित होती है, जबकि यह रोग सर्वाधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को होता है। यह रोग सर्वाधिक क्या करने वाले के? धूम्रपान। अब दोस्तों
धूम्रपान के अंदर दोस्तों कोई सा भी धूम्र हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, XYZ, तो यह रोग धूम्रपान क्या करने वाले के, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के सर्वाधिक होता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के सर्वाधिक होता है। यह रोग कौन से व्यक्ति के सर्वाधिक होता है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के सर्वाधिक होता है। आप देखो दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग है, पहला रोग कौन सा, काली खांसी। अब दोस्तों इस काली खांसी का दूसरा नाम क्या है, कुकर खांसी। इसी का तीसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। इसी का चौथा नाम क्या है, सोडेज कफ। इसी का पांचवा नाम क्या है, बुपिंग कफ। इसी का छठा नाम क्या है, थोती खांसी। इसी का सातवां नाम क्या है, सूखी खांसी। तो दोस्तों अपने को देखना है जो काली खांसी है इसका जीवाणु या कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, हेमोफिलस बेसिलस। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आंसर क्या मिलेगा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। दोस्तों इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि हेमंत बेसी को पटाने से क्या हो जाती है, काली खांसी। हेमंत से हो गया हेमोफिलस और बेसी से क्या हो गया, बेसिलस। तो इस रोग में प्रवाहित अंग क्या होता है, श्वसन नली। श्वसन नली को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा आपको, गला। और दोस्तों इसके लक्षण लगातार खांसी के साथ क्या आएगा, कफ। और दोस्तों इस रोग का टीका क्या होता है, डीपीटी का। और डीपीटी का जो टीका होता है वो कब लगाया जाता है, जन्म पर लगाया जाता है, या 6, 10, 14 सप्ताह पर लगाया जाएगा, या 5, 10, 15 वर्ष पर कौन सी खुराक लगेगी, बूस्टर खुराक लगेगी। और दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर डीपीटी, डी से होता है डिप्टीरिया, इस रोग के बारे में चर्चा करेंगे। पी से होता है पर्ट्यूसिस और टी से होता है टिटनेस। तो दोस्तों एक टीका और कितनी बीमारियों में काम करता है, 3 बीमारियों में काम करता है। और नोट ब्रोंकाइटिस, इस ब्रोंकाइटिस रोग में प्रभावित क्या होती है दोस्तों, श्वसन नलिका है। क्योंकि जो श्वसन नलिकाएं होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाइट। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइट। इसलिए रोग का नाम क्या पड़ गया, ब्रोंकाइटिस रोग। और दोस्तों यह रोग सर्वाधिक क्या करने वाले व्यक्ति का होता है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के होता है। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अब अपन ने जो रोग पढ़ा काली खांसी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखे, और दोस्तों जिस भी व्यक्ति को समस्या हो कमेंट्स में लिखकर भेजे। अब दोस्तों इसके बाद अगला रोग पढ़ेंगे दोस्तों अपने कुष्ठ रोग। इसके बाद अगला रोग कौन सा रोग पढ़ेंगे, कुष्ठ रोग। दोस्तों ये जो कुष्ठ रोग होता है, इस कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है लेप्री। इस कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, लेप्री। दोस्तों कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या हो गया, लेप्री। या दोस्तों इसका तीसरा नाम है लेप्रोसी। तीसरा नाम क्या है इसका, लेप्रोसी। दोस्तों कई जगह अलग अलग नाम मिल जाते हैं। तीसरा नाम क्या है इसका, लेप्रोसी। या दोस्तों इसी कुष्ठ रोग का चौथा नाम है कॉड। चौथा नाम क्या है इसका, कॉड। और दोस्तों इसी कुष्ठ रोग का पांचवा नाम क्या है दोस्तों, हैंसेन। पांचवा नाम क्या है इसका, हैंसेन रोग। दोस्तों ये हैंसेन जो रोग है ये दोस्तों अपने कारागार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हैंसेन रोग के नाम से किसे जाना जाता है, कुष्ठ रोग को। किसे जाना जाता है, कुष्ठ रोग को। दोस्तों कारागार के एग्जाम में जो पिछली बार कारागार के एग्जाम लगी तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है हैंसेन रोग के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, कुष्ठ रोग। अब देखो दोस्तों ये कुष्ठ रोग है, इस कुष्ठ रोग का जीवाणु जिसको अपन बोलेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैक्टीरिया। जो कुष्ठ रोग होता है कौन से जीवाणु के कारण होता है, और दोस्तों इसका कुष्ठ रोग का जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, कुष्ठ रोग। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉड या हैंसेन या लेप्रोसी। तो देखा होगा दोस्तों ये लेप्री लग रहा है। अधिकतर जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग है उन सभी जीवाणुओं के नाम आपको रोगों में मिलेंगे। जैसे अपन ने काली खांसी पढ़ा, काली खांसी का नाम था पर्ट्यूसिस, और काली खांसी के जीवाणु का नाम था बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। उसी प्रकार कुष्ठ रोग का नाम क्या है, लेप्री।
तो इसका जीवाणु क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो अधिकतर जीवाणु से होने वाले 90% रोगों के नाम आपको बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण प्रभावित कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग। तो इस कुष्ठ रोग में प्रभावित अंग, कुष्ठ रोग में प्रभावित अंग, दोस्तों आपने सुना होगा जो कुष्ठ रोग होता है, नाम से पता लग रहा होगा, इसमें प्रभावित अंग क्या होती है, त्वचा। क्या होती है इसमें, त्वचा। जो कुष्ठ रोग होगा उसमें हमारी बॉडी पे, शरीर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, त्वचा पे। तो प्रभावित अंग क्या हो गया दोस्तों, इसमें त्वचा। अब दोस्तों एक कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग के इलाज हेतु, कुष्ठ रोग के काय के हेतु, इलाज हेतु, इसके इलाज हेतु WHO ने, किसने, WHO। अब दोस्तों WHO किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये WHO क्या होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसके इलाज हेतु WHO ने एक पद्धति अपनाई थी, उस पद्धति का नाम है MDT। कौन सी पद्धति अपनाई, MDT पद्धति अपनाई। अब दोस्तों MDT जो पद्धति अपनाई है, इस MDT पद्धति, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये MDT क्या होती है दोस्तों। अब जो WHO ने इसके इलाज है तो MDT पद्धति अपनाई थी। M से होता है दोस्तों मल्टी, M से क्या होता है, मल्टी, और D से होता है ड्रग, D से क्या होता है दोस्तों, ड्रग, और T से होता है थेरेपी, T से क्या होता है, थेरेपी। तो दोस्तों इस WHO ने कुष्ठ रोग के इलाज हेतु कौन सी पद्धति अपनाई थी, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो त्वचा पर दवा लगाकर उसकी क्या की जाती थी, थेरेपी। थेरेपी बोले तो सिकताव। तो दोस्तों ये जो पद्धति अपनाई थी, ये पद्धति अपनाई थी 1987 में। कब अपनाई थी, 1987 में। दोस्तों WHO ने पद्धति कब अपनाई थी, 1987 में। अब इधर देखो दोस्तों, जो अपने कुष्ठ रोग पढ़ा है, अब दोस्तों कुष्ठ रोग, अब मैंने आपको पढ़ाया था अर्जित या उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक था संक्रामक, एक था असंक्रामक। तो दोस्तों एक कुष्ठ रोग होता है, यह रोग छूने से फैलता है। यह रोग क्या करने से फैलता है, छूने से। यह रोग छूने से। अब दोस्तों छूने से जो रोग फैलता है, तो बताओ संक्रामक होगा या असंक्रामक होगा। अब दोस्तों यह आपको मैं पहले बता चुका फर्स्ट वीडियो में कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी से, छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वो सभी रोग कौन से होते हैं, संक्रामक। तो दोस्तों ये रोग छूने से फैल रहा है तो संक्रामक है, असंक्रामक है। तो दोस्तों ये बार बार नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं कि सर संक्रामक क्या है, असंक्रामक है क्या है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो सारे संक्रामक होते हैं, और जो नहीं फैलते वो क्या होता है, असंक्रामक। तो दोस्तों एक कुष्ठ रोग है, यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का संक्रामक है, असंक्रामक, संक्रामक। दोस्तों असंक्रामक मत करना, असंक्रामक गलत हो जाएगा। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है, संक्रामक रोग है। अब इधर देखिए दोस्तों, एक बार फिर से वापस पढ़ते हैं। हाँ जी, कौन सा रोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, कुष्ठ रोग। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं, कुष्ठ रोग। इस कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, लेप्री। इसी का तीसरा नाम क्या है, लेप्रोसी। चौथा नाम क्या है, कोड। पांचवा नाम क्या है, हैंसेन। अब दोस्तों यहां लिखवाया नहीं, लेकिन किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर इस रोग को हैंसेन रोग के नाम से क्यों जाना जाता है। देखो दोस्तों, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है, इस कुष्ठ रोग की खोज, इस रोग की खोज किसने की थी, हैंसेन ने की थी। किसने की थी, हैंसेन ने। हैंसेन नामक व्यक्ति ने इस रोग की क्या कर दी, खोज। और खोज करते दोस्तों इस कुष्ठ रोग का, इसी कुष्ठ रोग का नाम क्या हो गया, हैंसेन रोग। क्या हो गया, हैंसेन रोग हो गया। तो दोस्तों ये काफी बार पूछ लेता है कि हैंसेन रोग के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इस कुष्ठ रोग के सर्वप्रथम खोज किसने की थी, हैंसेन ने। इसलिए रोग का नाम क्या हो गया, हैंसेन। अब देखो दोस्तों, ये कुष्ठ रोग होता है कौन से जीवाणु के कारण होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नामक जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग। इसमें प्रवाहित अंग क्या होता है दोस्तों, त्वचा। प्रवाहित अंग क्या होती है इसमें, त्वचा। इस कुष्ठ रोग के इलाज हेतु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी।
अर्थात इसमें क्या होता था, त्वचा पर दवा लगाकर उसकी क्या की जाती थी, थेरेपी या छिड़काव। और ये पद्धति कब अपनाई थी WHO ने, सन 1987 में। तो दोस्तों एक कुष्ठ रोग होता है, यह क्या करने से फैलता है, छूने से, और छूने से फैलने के कारण दोस्तों यह एक प्रकार का कौन सा रोग है, संक्रामक रोग। कौन सा रोग है दोस्तों, संक्रामक। अब आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक में अगला रोग था वो पढ़ेंगे दोस्तों। अपने काली खांसी पढ़ लिया, कुष्ठ रोग पढ़ लिया। अब ट्रिक के अंदर है के हाई, हाई से हाई को लिखा था अपने एच, और एच से कौन सा रोग होता था, हैजा। अब दोस्तों अब नेक्स्ट रोग पढ़ने जा रहे हैं हैजा। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हैजा। बहुत अच्छा रोग है दोस्तों, और इसमें से पूछा गया क्वेश्चन क्या है, अभी बारी बारी से क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों हैजा है, इस हैजे का दूसरा नाम है कोलेरा। हैजे का दूसरा नाम क्या है, कोलेरा। हैजे का दूसरा नाम क्या है, कोलेरा। और इसी का तीसरा नाम है विसुचिका। तीसरा नाम क्या है दोस्तों, विसुचिका। अब कई लोगों के लिए तो दो नाम बहुत नए होंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने हैजा ही सुना है। और दोस्तों आजकल हैजा ऑप्शन में नहीं आता, आजकल ऑप्शन में आने लगे कोलेरा, विसुचिका। अब ये देखना है दोस्तों, ये हैजा है, ये कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो हैजे का जीवाणु। हैजे का जीवाणु दोस्तों हैजा होता है, ये होता है विब्रियो कोलेरी। कौन से जीवाणु कारण होता है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, हैजा। कौन सा रोग होता है, हैजा। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, हैजा। अब देखो दोस्तों अगला आता है क्वेश्चन इसमें, हैजे में प्रभावित अंग। दोस्तों इसी रोग के अंदर व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और हैजे में कौन सा अंग प्रभावित होगा, छोटी आंत। कौन सी आंत होगी, छोटी आंत। अब देखो दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति का हैजा हो जाता है तो छोटी आंत इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि व्यक्ति के निर्जलीकरण को अपने बोलते हैं दस्त, क्या लग जाता है, दस्त। और दोस्तों हैजे के लक्षण, हैजे के लक्षण अब देखना है दोस्तों अपने कि हैजे के लक्षण क्या क्या है। दोस्तों जब व्यक्ति का हैजा होगा तो व्यक्ति को क्या आएगा, बुखार। क्या आएगा उसको, बुखार या फीवर। बुखार के साथ साथ क्या होगा, सिर दर्द। क्या होगा, सिर दर्द। सिर दर्द के साथ होगा निर्जलीकरण। क्या होगा, निर्जलीकरण। इस निर्जलीकरण को अपन बोलते हैं डायरिया इंग्लिश में, या फिर अपन कहेंगे दस्त। इस हैजे में व्यक्ति के बुखार के साथ साथ क्या लग जाता है, दस्त। अगला हैजे का जो मुख्य लक्षण है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, मुख्य लक्षण। हैजे का जो मुख्य लक्षण है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। हैजे का मुख्य लक्षण चावल के पानी जैसे दस्त। दस्त तो काफी रोगों में लगता है दोस्तों, लेकिन चावल के पानी जैसे दस्त कौन से रोग में लगता है, हैजे में। चावल के पानी जैसे दस्त कौन से रोग के लक्षण है दोस्तों, हैजे के। किसके लक्षण है, हैजा। अब आपने देखा होगा दोस्तों, ये हैजा हो जाता है तो इससे हैजे में, इस रोग में व्यक्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, चीनी व नमक का घोल पिलाया जाता है। रोग में व्यक्ति को कहेगा चीनी व नमक का क्या पिलाया जाता है, घोल। चीनी व नमक का घोल पिलाया जाता है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, ग्रामीण अंचल के अंदर जिस भी व्यक्ति की निर्जलीकरण हो जाता है या हैजा हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को चीनी व नमक का क्या पिलाया जाता है, घोल पिलाया जाता है। अर्थात अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों, जो अपनी डॉक्टरी भाषा, अर्थात अपन इसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या पिलाया जाता है, ORS। क्या पिलाया जाता है व्यक्ति को, ORS। अभी देखना है दोस्तों, बोला सर ORS तो पिलाया जाता है, लेकिन ORS का पूरा नाम क्या है। अब देखो दोस्तों, ORS का पूरा नाम है ओरल। O से क्या हो गया, ओरल। R से हो गया रिहाइड्रेशन। R से क्या हो गया, रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। और S से होता है दोस्तों सॉल्यूशन। S से क्या होता है, सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों कई जगह आपको मिलेगा साल्ट, कई जगह आपको क्या मिलेगा, साल्ट।
तो या तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कह दो या फिर उसे क्या कह दो साल्ट। तो अर्थात ओआरएस, ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब दोस्तों आपके तो क्या पता आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है, बोला सर ओआरएस आज तक हमने नाम सुना, इस ओआरएस में होता क्या है, ओआरएस किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इस ओआरएस में एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है इसमें, ग्लूकोज। ओआरएस में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। दोस्तों दूसरा इस ओआरएस के अंदर होता है दोस्तों सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो दोस्तों इसमें होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaCl। और इस ओआरएस में तीसरा होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड। और दोस्तों जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, इस पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl। क्या होता है, KCl। और दोस्तों जो इसके अंदर अगला सॉल्यूशन होता है, अगला होता है दोस्तों, देखो ओआरएस किस किस से मिलकर बनता है, ग्लूकोज। दूसरा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड। और दोस्तों इसके अंदर जो चौथा होता है वो होता है दोस्तों सोडियम साइट्रेट। क्या होता है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। अब देखो दोस्तों जो सोडियम साइट्रेट होता है, इस सोडियम साइट्रेट का सूत्र Na3C6H5O7। तो दोस्तों ओआरएस किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। दूसरा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। तीसरा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, KCl। चौथा क्या होता है, सोडियम साइट्रेट। और सोडियम साइट्रेट का सूत्र क्या होता है, Na3C6H5O7। अब देखो दोस्तों वापस एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जीवाणु से होने वाला तीसरा रोग जो अपन पढ़ रहे थे कौन सा था, हैजा। हैजे का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कोलेरा। या अपन इसे क्या कहेंगे, विसूचिका। क्या कहेंगे, विसूचिका। तो दोस्तों ये हैजा होता है, ये कौन से जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कोलेरी। कौन सा जीवाणु, विब्रियो कोलेरी। इस हैजे में प्रवाहित अंग क्या होती है, छोटी आंत। क्या होती है, छोटी आंत। इसका लक्षण क्या होता है, बुखार, सिर दर्द और निर्जलीकरण। दोस्तों जब बुखार, सिर दर्द और निर्जलीकरण हो जाता है तो इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है, चावल के पानी जैसे दस्त। तो दोस्तों इस रोग में जब व्यक्ति के दस्त लग जाते हैं तो इस रोग में व्यक्ति को चीनी व नमक का क्या पिलाया जाता है, घोल। अर्थात अपन कह सकते हैं क्या पिलाया जाता है, ORS। अब ORS का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या नाम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब दोस्तों किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ORS में होता क्या है। ORS में क्या होता है, पहला तो क्या होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। दूसरा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और तीसरा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। और चौथा इसमें क्या होता है, सोडियम साइट्रेट। तो दोस्तों ये अपने जो हैजा पढ़ा, तो दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक तो हैजे का जीवाणु पूछते हैं, एक हैजे का मुख्य लक्षण पूछते हैं, एक हैजे के अंदर व्यक्ति को क्या पिलाया जाता है, एक दोस्तों ORS किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों एक बार इसको आप छाप लीजिए। नेक्स्ट बनते हैं, नेक्स्ट अब अपन अगला रोग पढ़ेंगे दोस्तों, सिपिलिस। कौन सा रोग पढ़ेंगे दोस्तों, सिपिलिस। जो ये सिपिलिस रोग है दोस्तों, ये बहुत अच्छा रोग है दोस्तों, पढ़ेंगे बहुत, काफी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना जो मैं आपको बारी बारी से रोग पढ़ा रहा हूं, एक आप साइंस की कॉपी ले लीजिए। और दोस्तों प्रत्येक एक कम से कम दोस्तों 500 से 600 पेज की, मैं आपके पूरे वीडियो में 500 से 600 पेज की साइंस की दोस्तों एक नोटबुक तैयार करवा दूंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों कि आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन, इतना तो नहीं कहूंगा कि दोस्तों मैं भगवान हूं, लेकिन अगर आप जितना पढ़ा दिया दोस्तों उसको पढ़कर चले गए तो 99% प्रत्येक क्वेश्चन को आप सही करके आओगे। तो दोस्तों जो अगला रोग अपना ये कौन सा है, सिपिलिस। सिपिलिस का जीवाणु, सिपिलिस का जीवाणु दोस्तों, सिपिलिस रोग होता है कौन से जीवाणु के कारण होता है, ये होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। कौन सा, ट्रेपोनीमा पैलिडम।
ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? सिफिलिस। आप देखो दोस्तों, इस जीवाणु के कारण तो ये रोग होता है, लेकिन इस रोग में प्रभावित अंग किस व्यक्ति के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? इस रोग में प्रभावित अंग होते हैं दोस्तों जनन अंग। क्या प्रभावित होता है? जनन अंग। अब जनन अंग क्या होता है दोस्तों? अब आपने देखा होगा महिला और पुरुष जनन अंग, दोस्तों यह शब्द जनन प्लस अंग से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जनन प्लस अंग से। तो दोस्तों आपने संधि पढ़ी होगी, संधि के अनुसार न में ए का उच्चारण आ रहा है, तो दोस्तों ए प्लस ए बराबर क्या हो जाता है? आ। क्या हो जाता है? आ। और इस बाद वाले का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो दोस्तों इससे मिलकर क्या बन गए? जननांग। क्या बन गए? जननांग। तो इसके इस रोग में प्रभावित अंग क्या आएगा दोस्तों? जननांग। क्या आएगा? जननांग। अब दोस्तों बोला सर जननांग तो प्रभावित हो गए, लेकिन जननांग पर होते क्या है? इस रोग में जननांग पर फोड़े हो जाते हैं। जननांग पर क्या हो जाते हैं? फोड़े, जिसे दोस्तों आप बोलते हो फुंसी फोड़े। क्या बोलते हो दोस्तों? फुंसी फोड़े। जननांग पर क्या हो जाता है? फोड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? फोड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों जब जननांग पर फोड़े हो जाते हैं तो यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों? एसटीडी। एसटीडी बोला सर एसटीडी कैसे हो गया? अब दोस्तों जननांग प्रभावित हो रहा है, तो आपने देखा होगा कई लोग तो इसे उल्टा सोच लेते हैं कि जैसे हाँ सर हाँ एसटीडी पे गए, कॉल किया, जैसे पार्क में बुलाया, मिले और दोस्तों हो गया रोग। अरे दोस्तों पार्क में बुलाने से कोई रोग होता है क्या? हाँ हो सकता है कि कोई अदर रोग लग जाए, लेकिन जननांग वाला हाँ सर। अब बोला सर एसटीडी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इधर देखो, यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है? एसटीडी। अब देखो कि एसटीडी क्या होता है सर? अब देखो दोस्तों ये एसटीडी, यह एक प्रकार का एसटीडी रोग है। अब बोलो सर एसटीडी का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई फोन वाला रोग आ गया। दोस्तों एसटीडी भी एक रोग होता है, क्योंकि जो पुराने समय में चलती थी तो काफी लड़के लड़कियां दोस्तों एसटीडी में डाले पैसे और सारे दिन कान के लगाकर बैठे रहते थे। तो एसटीडी का मतलब वो नहीं कि एसटीडी का रोग हो गया। एसटीडी से ऐसे होता है दोस्तों सेक्सुअली। एस से क्या होता है? सेक्सुअली। अब दोस्तों एस का मतलब हो गया सेक्सुअली, टी का मतलब हो गया ट्रांसमिटेड। टी का मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिटेड। और डी का मतलब हो गया डिजीज। डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? डिजीज। तो यह रोग एक दूसरे से संभोग या निषेचन या फर्टिलाइजेशन करने से फैलता है। तो एसटीडी का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? यौन संचारित रोग। आप देखा होगा दोस्तों कि यह रोग होता है जो एक व्यक्ति से या मादा पुरुष के यौन संचारित या निषेचन फर्टिलाइजेशन या संभोग करने से फैलता है। अब जो रोग दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था, आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो वहां मिलेगा आपको कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वो कौन सा होता है? संक्रामक। तो बताओ यह रोग संक्रामक है संक्रामक? तो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का क्या है? संक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों? संक्रामक। कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। अब देखो दोस्तों संक्रामक रोग बार बार बताने की तो आवश्यकता है नहीं। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। असंक्रामक वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे कैसे आपको लिखना है। इसमें आपकी नकल और अकल कतई नहीं लगानी। ध्यान रखना दोस्तों, जो ज्यादा अपना दिमाग लगाएगा वो हमेशा लगाएगा। केवल जिस प्रकार मैं लिखा रहा हूं ऐसे कैसे इसको लिखना है। नेक्स्ट देखना है अगला रोग। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन ने रोग देखा था सिफिलिस। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला रोग है दोस्तों ट्रिक के अनुसार अपन पढ़ेंगे निमोनिया। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? निमोनिया। अभी देखना है दोस्तों निमोनिया। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं दोस्तों, और कमेंट्स में जवाब जरूर भेजना दोस्तों, नहीं अन्यथा मैं जवाब दूंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि निमोनिया यह सर्वाधिक बच्चों की क्यों होता है? यह सर्वाधिक बच्चों के ही क्यों होता है? और दोस्तों इस निमोनिया में प्रभावित अंग क्या होता है? अब देखो दोस्तों इन निमोनिया जो रोग पड़ रहा है अपने, इस निमोनिया का जीवाणु दोस्तों निमोनिया कौन से जीवाणु के कारण होता है? अब दोस्तों निमोनिया का जीवाणु याद करने की दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूं।
और दोस्तों अगर आपको ट्रिक याद है तो ध्यान रखना है इसका, कभी भी जीवाणु नहीं बोलोगे दोस्तों। और निमोनिया का जीवाणु याद करने की ट्रिक है डिप्लोमा करने से। क्या करने से? डिप्लोमा। डिप्लोमा करने से क्या हो जाता है? निमोनिया। डिप्लोमा करने से निमोनिया हो जाता है। डिप्लोमा करने से क्या हो जाता है? निमोनिया। निमोनिया हो जाता है दोस्तों। क्या करने से निमोनिया हो जाता है? डिप्लोमा। अब ये देखना है दोस्तों, ये डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा से दोस्तों इसका जीवाणु बन गया डिप्लोकोकस। क्या बन गया? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है दोस्तों? निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया। डिप्लोमा करने से निमोनिया हो जाता है, तो डिप्लोकोकस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? निमोनिया। अगर दोस्तों डिप्लोकोकस ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस। क्या मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस। इस स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? निमोनिया। कौन सा होता है? निमोनिया। इस निमोनिया में प्रभावित अंग, अब देखो दोस्तों, इस रोग में प्रभावित अंग, अब आपने देखा होगा दोस्तों, यह रोग सर्वाधिक बच्चों के होता है। तो बच्चों के होता है तो इस रोग में प्रभावित क्या होता है? ग्रामीण अंचल में महिलाओं से आपने सुना होगा कि जिस भी बच्चे की निमोनिया हो जाता है उसकी क्या चल जाती है? फसलियां। क्या चल जाती है? फसलियां। तो दोस्तों इसमें प्रभावित अंग क्या होंगे दोस्तों? फेफड़े। क्या होंगे? फेफड़े, जिसे अपन बोलते हैं लंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंग। इस रोग में प्रभावित अंग क्या होते हैं दोस्तों? फेफड़े। अब देखो दोस्तों, यह रोग सर्वाधिक बच्चों की क्यों होता है? हाँ दोस्तों, यह रोग सर्वाधिक बच्चों के क्यों होता है? अब देखो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं दोस्तों, मानव 1 मिनट में लगभग 14 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है, जबकि बच्चे 1 मिनट में 35 से 40 बार श्वसन क्रिया करते हैं। और दोस्तों यह रोग सर्वाधिक सर्दियों में क्यों होता है? गर्मियों में क्यों नहीं होता? तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों क्या होता है, जैसे मानव, जैसे क्या है? मानव है दोस्तों। अब दोस्तों ये मानव है, ये अपने नासाद्वार है। क्या है? अपनी नासाद्वार। तो दोस्तों ये आगे जाके श्वास नली है, ये 2 भागों में दोस्तों फेफड़ों में विभक्त हो जाती है। किसके अंदर जाके विभक्त हो जाती है? फेफड़ों में। तो दोस्तों जैसे ही श्वास नली फेफड़ों में जाके विभक्त हो जाती है, फेफड़ों के अंदर लगभग 300 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती है। फेफड़ों में कितने प्रकार की? लगभग 300 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों जैसे ही बच्चा श्वसन क्रिया करता है, बच्चा 1 मिनट में लगभग 35 से 40 बार श्वसन क्रिया करता है। जैसे ही बच्चा सर्दियों में श्वास लेगा तो वातावरणीय नमी, और वातावरणीय नमी, जहां आपको नमी वर्ड मिल गया, इसका मतलब समझ लेना कि वातावरण के अंदर, किसके अंदर? वातावरण के अंदर दोस्तों क्या है? H2O। नमी का मतलब क्या हो गया? H2O। जैसे जैसे बच्चा बार बार श्वसन क्रिया करेगा, नासाद्वार के अंदर से नमी जाएगी और बच्चे की जो श्वसन नलिकाएं होती है फेफड़ों में जाकर दोस्तों H2O इकट्ठा हो जाएगा, नमी इकट्ठा हो जाएगी। और इकट्ठा हो जाने के कारण जो एक कुपिकाएं होती है फेफड़ों से, जो क्या जुड़ी होती है? कुपिकाएं जुड़ी होती है दोस्तों। तो पानी के कारण, नमी के कारण या H2O के कारण दोस्तों फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होती है। जिसके कारण बच्चे को क्या होगी? श्वसन क्रिया में कठिनाई। जब बच्चे को श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होगी तो बच्चा बार बार श्वास लेने की कोशिश करेगा, बार बार ज्यादा कोशिश करेगा, तो दोस्तों उसकी पसलियां चल जाएगी, फेफड़े उठने लग जाएंगे। तो इसी रोग में प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? फेफड़े। क्या होता है? फेफड़े। और यह रोग सर्वाधिक सर्दियों में क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों गर्मियों के अंदर वातावरणीय नमी न के बराबर होती है या बहुत कम होती है, और सर्दियों के अंदर वातावरणीय नमी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर भी दोस्तों अपने कमरे के अंदर हल्का सा दोस्तों क्या हल्का सा सर्दी जैसा माहौल बना रहता है, नमी बनी रहती है। तो दोस्तों जैसे ही कमरे में बच्चा होगा दोस्तों बार बार श्वसन क्रिया करेगा, श्वसन क्रिया करेंगे, तो जैसे ही बच्चे की अंदर वातावरणीय नमी जल जाएगा तो फेफड़े फूल जाएंगे, और फूलने के कारण दोस्तों बच्चे को श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होगी, और कठिनाई पैदा होगी तो बच्चे की क्या हो जाएगा दोस्तों? निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। तभी तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में जिस भी बच्चे की निमोनिया हो जाती है तो वहां की औरतें दोस्तों उस बच्चे के दोस्तों तेल का सिकताव गर्म तेल करके और वहां उसकी क्या करती है दोस्तों? मालिश करती है।
तो दोस्तों यही कारण है कि निमोनिया सर्दियों में ज्यादा और गर्मियों में बहुत कम होता है। तो दोस्तों यह रोग, कौन सा रोग दोस्तों? निमोनिया। यह रोग सर्वाधिक बच्चों के होता है। यह रोग सर्वाधिक किसके होता है? बच्चों के। यह रोग सर्वाधिक किसके होता है दोस्तों? बच्चों के। बच्चों के होता है। बच्चों के क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब देखो दोस्तों, बच्चों के सर्वाधिक होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी समझाया था कि वातावरणीय नमी के कारण फेफड़ों में जल की बूंदें जाएगी और जैसे ही फेफड़े खुलेंगे तो बच्चे का फेफड़े प्रभावित होंगे, श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होगी और श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होगी तो बच्चे के कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? निमोनिया। इसी रोग में वातावरणीय नमी, इसी रोग में वातावरणीय नमी, कौन सी नमी दोस्तों? वातावरणीय नमी। और वातावरणीय नमी के कारण वातावरणीय नमी के आगे लिख लेना दोस्तों H2O। वातावरणीय नमी फेफड़ों में जाकर, कहीं में जाएगी दोस्तों? फेफड़ों में जाकर फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़ों में जाकर फेफड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों? फूल जाते हैं। फेफड़े फूल जाते हैं जिसके कारण बच्चे को श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होती है। जिसके कारण किसको? बच्चे को श्वसन क्रिया में क्या पैदा होगी? कठिनाई पैदा होगी। श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा होगी। क्या पैदा होगी दोस्तों? कठिनाई। और कठिनाई पैदा होगी तो दोस्तों बच्चे की क्या चल जाएंगे? फेफड़े, पसलियां ऊपर नीचे होने लग जाएगी। इसलिए कौन सा रोग हो जाएगा? निमोनिया। अब दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों इस निमोनिया का टीका। दोस्तों निमोनिया का जो टीका होता है दोस्तों, इस टीके का नाम ही निमोनिया वैक्सीन है। क्या नाम है दोस्तों? निमोनिया वैक्सीन। इस निमोनिया वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। निमोनिया वैक्सीन का बच्चे की क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन। दोस्तों ये निमोनिया होता है, आपने देखा होगा जब भी महिला अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है चाहे निमोनिया से ग्रसित हो तो अपने बच्चे को अपने पास सुरक्षित रखती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये निमोनिया रोग है, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों? संक्रामक। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब दोस्तों तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है कि दोस्तों संक्रामक रोग किसे कहते हैं। पहले बता चुका कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वे कौन से रोग कहलाते हैं दोस्तों? संक्रामक रोग। तो दोस्तों एक बार नेक्स्ट वापस देखते हैं इसको। दोस्तों कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अपन? निमोनिया। कौन सा पढ़ रहे हैं? निमोनिया। निमोनिया कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई कि डिप्लोमा करने से क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। इस डिप्लोमा से दोस्तों आंसर क्या आएगा? डिप्लोकोकस। तो निमोनिया कौन से जीवाणु के कारण होता है? डिप्लोकोकस। अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो दूसरा क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या मिलेगा दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस। इस निमोनिया में प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? फेफड़े। क्या होता है? फेफड़े। और यह रोग सर्वाधिक किनके होता है दोस्तों? बच्चों के। सर्वाधिक किसके होता है रोग? बच्चों के होता है दोस्तों। बच्चों की क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अभी बताया कि इस रोग के अंदर बच्चा श्वसन क्रिया बार बार करता है। जैसे ही बच्चा श्वसन क्रिया बार बार करेगा, स्वस्थ मनुष्य 14 से 16 बार करता है जबकि बच्चे 35 से 40 बार करते हैं। तो दोस्तों वातावरणीय नमी या जल की बूंद जैसे ही बच्चे के फेफड़े में जाएगी और फेफड़े में जाकर वहां जाने से फेफड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों? फूल जाते हैं। जैसे ही फेफड़े फूलेंगे और बच्चे को श्वसन क्रिया में क्या होगी दोस्तों? कठिनाई पैदा होगी। कठिनाई पैदा हो जाने के कारण दोस्तों बच्चे को श्वसन क्रिया में कठिनाई आएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? निमोनिया। दोस्तों इस निमोनिया का टीका, निमोनिया में निमोनिया वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। और यह एक प्रकार का कौन सा रोग है दोस्तों? संक्रामक। संक्रामक क्यों? क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा, किसके द्वारा? हवा के द्वारा फैलता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट रोग देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आज अपने रोग पढ़े। दोस्तों इसके बाद जो जीवाणु से होने वाले रोग है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों का प्यार इस प्रकार ही बना रहा तो दोस्तों प्रतिदिन साइंस की लगभग दोस्तों बायोलॉजी की 90 क्लास आएगी, फिजिक्स की लगभग 50 क्लास आएगी, केमिस्ट्री की लगभग 30 क्लास आएगी दोस्तों, जूलॉजी, बॉटनी और आनुवंशिकी इनकी मिलाकर 20 क्लास होगी।
तो दोस्तों टोटल जो आपका कोर्स होगा दोस्तों लगभग 150 से 180 क्लासों में होगा। दोस्तों सभी से फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी एक 300-400 पेज की एक अपनी नोटबुक ले लीजिए और प्रतिदिन आ रहे जो भी वीडियो है दोस्तों उसको साथ के साथ लिख लीजिएगा। दोस्तों रोज प्रतिदिन मॉर्निंग 7 बजे साइंस की क्लास होगी और 11 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और शाम को 8 बजे प्रतिदिन आपकी मैथ्स की क्लास होगी। तो दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं इस वीडियो से रहने जाए तो सभी को दोस्तों लिंक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए गए। दोस्तों आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार ही बना रहा तो दोस्तों आपके आने वाले कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों 100% सिलेक्शन की हम जिम्मेदारी लेते हैं। राम राम दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।